अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9। तो पहले जानेंगे व्हाट इज अ लाइन। तो लाइन क्या होती है? अ लाइन इज अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो लाइन होती है ये सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, यानी स्ट्रेट पाथ में होते हैं कुछ पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। अ लाइन हैज नो विड्थ, इसकी विड्थ नहीं होती है। लाइन जो होती है विड्थ नहीं होती इसकी, यानी ये बिल्कुल पतली होती है। एंड नो एंड पॉइंट्स, इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया जैसे यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर इसको नाम दिया है, यहाँ पर डॉट डाले हैं दो, ए बी, तो इसका नाम है लाइन ए बी। तो इसको कैसे लिखते हैं? या तो ऐसे लिखते हैं लाइन ए बी, या सिंपल हम ऐसे भी इसका नाम लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर डॉट्स नहीं डाले हैं, तो यहाँ पर हमने स्मॉल लेटर यूज किया है। अगर डॉट्स डालेंगे दो तो कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। दिस इज लाइन ए बी एंड दिस इज कॉल्ड लाइन एल सिंपली। तो इसका हम ऐसे भी नाम लेते हैं, हम सिंगल लेटर यूज करते हैं, चाहे एल एम एन, लेकिन वो स्मॉल लेटर में हम यूज करते हैं। अगर हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए, लाइन ए बी, तो उसको ऐसे लिखेंगे लाइन ए बी। तो ये ऐसे लिखेंगे लाइन ए बी, या लिखेंगे दिस इज लाइन सी डी। तो ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ए बी और लाइन सी डी। So this line is a set of pointers, but straight set of pointers that and extend in opposite direction. जैसे हम यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लेफ्ट में भी और राइट में भी, लेकिन स्ट्रेट। तो जो लाइंस के एग्जांपल जैसे हम कहते हैं एज ऑफ अ रोलर, जो हमारे पास रोलर होता है उसका जो एज होता है वो एग्जांपल है लाइन की। या हम लेंगे एज ऑफ अ डोर, तो एज ऑफ अ डोर ये भी एग्जांपल है लाइन की। और एज ऑफ अ टेबल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं लाइन के। तो उसके बाद पहले देखेंगे लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन से ही निकली है। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर लाइन के इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, दैट मीन्स हम इसको यहाँ पर भी, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो लाइन सेगमेंट होती है, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन। जो लाइन सेगमेंट है इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये एक लाइन का पार्ट होता है। दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन, दैट मीन्स अगर लाइन स्ट्रेट है तो दिस लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो स्ट्रेट, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, लेकिन जो लाइन होती है इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर राइट में जो बी है ये इसका एंड पॉइंट है लेफ्ट साइड में, और ए में इसका जो एंड पॉइंट वो ए है। दैट इट हैज टू एंड पॉइंट्स, ये एंड हुई है, तो दैट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये इसकी डेफिनेशन है पार्ट ऑफ लाइन। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन सेगमेंट। दिस लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लाइन ए बी। अगर हमें लिखना है लाइन ए बी, यहाँ लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पर लाइन ए बी और लाइन सी डी। अगर हमें लिखना है लाइन ए बी तो हम ऐसे लिखेंगे लाइन, ऐसे नीचे लिखेंगे ए बी, तो इसको पढ़ेंगे लाइन ए बी और लाइन सी डी। तो यहाँ पर हमने एरोज नहीं डाली है, अगर एरो डालेंगे तो ये बनेगा लाइन ए बी, तो एरो के बगैर लाइन सेगमेंट ए बी। तो उसके बाद है रे, क्योंकि रे जो है इसके साथ रिलेटेड है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, तो ये सेम है यहाँ पर लाइन सेगमेंट भी और रे भी दोनों इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन। दैट मीन्स जो रे होती है ये भी स्ट्रेट ही होती है सेट ऑफ पॉइंट्स, बट इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। लेकिन इसका जो होता है खाली एक एंड पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इसका एक एंड पॉइंट होता है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ऐसे हम रे डालते हैं ऐसे, तो यहाँ पर हमने एरो डाला है राइट में, तो लेफ्ट में जो इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पर ये एंड हुई है, तो हम यहाँ पर इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते लेफ्ट में, लेकिन राइट साइड में एरो है, एरो मीन्स हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी एंड पॉइंट है तो इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेफ्ट में भी एंड पॉइंट है तो इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो रे ओ ए है तो ए इसका एंड पॉइंट है, दैट मीन्स लेफ्ट में इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन राइट साइड में एरो है, दैट मीन्स इस साइड में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन एंड इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, तो इसकी प्रॉपर्टी है इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। अगर हमें लिखना है यहाँ पर रे ए बी और रे सी डी और रे पी क्यू, जैसे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे रे पी क्यू। तो यहाँ पर दोबारा लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे लाइन पी क्यू। अगर ऐसे लिखेंगे एरो के बगैर नीचे लिखेंगे पी क्यू, इसको पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट पी क्यू।
तो अगर ऐसे बनाएंगे एक साइड में एरो तो इसको पढ़ेंगे रे पी क्यू. सो दिस इज लाइन पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड दिस इज रे पी क्यू. तो अब हम जानेंगे जो हम चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें जो बेसिक पॉइंट्स है इनके बारे में हम जानेंगे. तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो इस चैप्टर में क्वेश्चन से रिलेटेड है. तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन. अगर यहाँ पर एक लाइन है, जैसे हम यहाँ पर एक लाइन डालेंगे, सो सपोज द लाइन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन. अगर एक लाइन पर एक रे स्टैंड करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर एक लाइन हमने ली तो इस पर हमने एक रे स्टैंड कर दी. द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180. तो यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं. तो जैसे हमने ये एंगल लिया और ये एंगल बन गया, ये दो एंगल बन गए, तो ये इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास लाइन एक है तो हमने यहाँ पर रे स्टैंड की है, तो यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हुए हैं, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं. दैट मीन्स इनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है. एंड वाइस वर्सा, यानी इसका आप कुछ लेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर दो एंगल्स हैं, इनका सम 180 है, तो अगर ये एडजेसेंट है और इनका सम 180 है, तो देन द स्ट्रेट लाइन, तो इसका अपोजिट बनेगा. दैट मीन्स अगर ये स्ट्रेट लाइन है, रे स्टैंड करेंगे तो ये दो एंगल्स बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होता है. एंड वाइस वर्सा मीन्स अब हम अपोजिट लेंगे, यानी अगर यहाँ पर ये दो एंगल्स एडजेसेंट हैं, अगर ये पहले एडजेसेंट है और ये सप्लीमेंट्री है, यानी उनका सम 180 है, देन दिस इज स्ट्रेट लाइन. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लीनियर पेयर एक्सियम. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम. सो व्हाट इज लीनियर? नाउ लीनियर पेयर एक्सियम, दिस प्रॉपर्टी. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टी है, अगर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और उस पर एक रे स्टैंड करेंगे, तो वहां पर बनते हैं दो एडजेसेंट एंगल्स और वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होता है. तो फॉर एग्जांपल, अगर ये लीनियर पेयर यहाँ पर है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल 110 डिग्री है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज 110 डिग्री, तो ये कितना बनेगा? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, यानी इनका सम 180 होगा. तो अगर ये 110 है तो ये 70 होगा. कैसे? तो हम यहाँ पर ये एंगल निकालेंगे कैसे? 180 माइनस 110, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो वो बनेगा 70 डिग्री. या फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर ये एंगल गिवन है, सपोज दिस इज 60 डिग्री, तो ये कितना होगा? क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, अगर ये 60 है तो ये 120 होगा. तो कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला 180 दोनों का सम 180 माइनस 60, इस तरह 180 माइनस 60, तो वो बनेगा 120 डिग्री. सो दिस इज लीनियर पेयर एक्सियम. नाउ एक और पॉइंट यहाँ पर है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर. तो यहाँ पर हम दो लाइन्स ड्रा करेंगे. फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन है, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन. तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, सो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. वो दो लाइन्स जो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो यहाँ पर इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो वहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं. तो पहले देखेंगे यहाँ पर कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, दिस आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये पेयर होती है, जैसे यहाँ पर लीनियर पेयर, ये भी पेयर है. या यहाँ पर हमने लिया है एडजेसेंट एंगल्स. तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ये भी पेयर होते हैं, दो एंगल्स होते हैं. तो यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये पेयर होती है. तो ये और ये, दिस आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ये बराबर होंगे. एक और पेयर बनेगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, तो यहाँ पर ऐसे बनेगी ऊपर, जैसे ये एंगल और हम यहाँ पर देंगे दिस एंगल, तो ये भी है, दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ये बराबर होते हैं. तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब हम दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स ड्रा करते हैं. तो जो पेयर, जैसे हमने ये पेयर ली है, अगर ये एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, तो इस एंगल की जो आर्म है, एक तो ये है और दूसरी ये है, ये इसकी आर्म है. जब ये एंगल देखेंगे तो इस एंगल की जो आर्म है, एक तो आर्म ये है
तो दूसरी आर्म ये है। तो इस एंगल की आर्म ये और ये है, ये दो आर्म्स और इसकी ये दो आर्म्स, इसमें कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो ये बनती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप कंपेयर करेंगे इसको एडजस्टेड के साथ। तो यहाँ पर है ये एंगल, तो ये जो एंगल है यहाँ पर, इस एंगल, ये एंगल किन रे से बनता है? तो ये जो एंगल है, एक तो ये इसकी रे है और ये इसकी रे है, तो इसके ये आर्म्स बनेंगे। तो ये एंगल इन दो आर्म से बनता है। तो ये जो एंगल है, ये किन दो आर्म से बनता है, यानी किन रे से बनता है? ये एंगल तो एक तो इसकी ये रे है और दूसरी ये रे है, तो ये इसकी आर्म्स हैं। तो इस एंगल की आर्म्स ये और ये है, और इसकी ये और ये है, तो ये कॉमन है। यहाँ पर ये जो आर्म है, ये इस एंगल के साथ भी आती है और इसके साथ भी आती है, तो ये इन दो एंगल की कॉमन आर्म है। तो जब दो एंगल्स की कॉमन आर्म एक होगी, और ये जो अब ये दो आर्म्स हैं, दे आर कॉल्ड नॉन कॉमन आर्म्स। अगर ये इन दो एंगल्स की कॉमन आर्म ये है, तो ये बनेगी नॉन कॉमन आर्म्स। तो जब दो एंगल्स की कॉमन आर्म होगी और नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के अपोजिट होगी, तो दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ये कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। लेकिन अगर यहाँ पर हम ऐसे ड्रा करेंगे, अगर ये एंगल देखेंगे, इस एंगल की आर्म क्या है? इस एंगल की आर्म तो एक तो ये है, दूसरी ये है। इस एंगल, अगर ये बड़ा वाला एंगल लेंगे, फुल एंगल लेंगे, तो इस एंगल की आर्म एक तो ये होगी, लेकिन दूसरी ये होगी, ये। तो ये जो आर्म है, ये इस एंगल के साथ भी आती है और इस एंगल के साथ आती है। तो इन दो एंगल्स, ये एंगल छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल, इसकी ये कॉमन आर्म है। लेकिन अब जो बचती है नॉन कॉमन आर्म्स, ऊपर वाली, ये नॉन कॉमन आर्म्स अब है ऊपर वाले, लेकिन ये कॉमन आर्म के एक ही साइड में है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एक तो कॉमन आर्म होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन इसमें है नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के अपोजिट, यानी एक साइड में, दूसरा दूसरे साइड में, वो कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। सो व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? वो दो एंगल जिनकी एक कॉमन आर्म होगी और नॉन कॉमन आर्म जो होंगी वो कॉमन आर्म के अपोजिट, यानी एक साइड में और दूसरी साइड में, तो वो कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, अगर ये एंगल है, इस एंगल की ये और ये आर्म है, ये दो आर्म्स है, और ये एंगल, ये दो आर्म्स है, लेकिन इसमें कॉमन आर्म नहीं है, कॉमन आर्म नहीं है। दैट मीन्स जब हम दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो दो एंगल जिनकी कॉमन आर्म नहीं होगी, दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो बराबर होते हैं। अगर ये एंगल, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर होंगे, और एंगल 3 जो है होगा वो होगा एंगल 4 के बराबर। सो दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये बराबर होते हैं, 1 और 2 बराबर होंगे, और एंगल 3 एंगल 4 ये भी बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर जानेंगे व्हाट इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है, इट्स अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इस ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक्चुअली एक लाइन होती है, जैसे यहाँ पर हम लेंगे दो लाइन्स, अगर ये दो लाइन्स हैं तो हम एक लाइन ऐसे डालेंगे, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन, ये इन दो लाइन्स को टच करती है डिफरेंट पॉइंट्स पर। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स पर। ये लाइन जो है, ये इस लाइन को यहाँ पर टच कर रही है और इस लाइन को यहाँ पर टच कर रही है। दैट मीन्स अगर हम इसको नाम रखेंगे, दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम एंड दिस इज लाइन एन। तो जो लाइन एल है, ये एम और एन को टच कर रही है, कट कर रही है डिस्ट्रिक्ट यानी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, तो एल इस वक्त कहलाएगा, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अगर ऐसे भी होगा, फॉर एग्जांपल ऐसी लाइन्स, ये 3 इस वक्त है, तो अगर हम एक लाइन ऐसे डालेंगे, अब ये जो लाइन है, ये इसको नाम मिसाल एल रखेंगे, जो लाइन एल है ये 3 लाइन्स को टच कर रही है, लेकिन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर ये लाइन एल जो है, ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। चाहे 2 लाइन्स होंगे, 3, 4 जितने भी होंगे, तो अगर ये टच करेगी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, तो वो कहलाएगा ट्रांसवर्सल। लेकिन यहाँ पर अगर ये पैरेलल है, अब यहाँ पर लेंगे, जैसे एक लाइन ऐसे लेंगे और एक लाइन ऐसे लेंगे, ये नॉन पैरेलल है इस वक्त। यहाँ पर हमने दिखाया ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल, तीनों पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर ये पैरेलल नहीं है। तो अगर ऐसे लाइन डालेंगे, दिस लाइन, क्या जो लाइन होगी इसको नाम हम एल लिखेंगे, तो क्या लाइन जो एल होगी, क्या ये इस वक्त ट्रांसफर कहलाएगी? तो जो लाइन एल है, इस लाइन को यहाँ पर टच कर रही है और इस लाइन को यहाँ पर, सो दिस लाइन एल
touches these two lines at different points, at distinct points. So यहाँ पर भी वो एक कहलाएगी ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइन्स हैं, ये इंटरसेक्टिंग है, तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, हम इसको कहेंगे लाइन एल है। तो इस वक्त क्या ये ट्रांसवर्सल है? अगर ये लाइन एल, अगर हम इसको कहेंगे दिस इज लाइन एम एंड दिस इज लाइन एन, तो ये लाइन एल जो है ये एम और एन को टच कर रही है क्या? मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइन एल यहाँ पर टच कर रही है, एम को भी वहीं पर टच कर रही है और एन को भी। दैट मीन्स ये लाइन एम और एन को एक ही जगह टच कर रही है। तो इस वक्त ये ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये टच करना चाहिए एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसी लाइन डालेंगे एल ऐसे, तो अब देखेंगे जो ये लाइन एल है, क्या ये लाइन एम और एन को टच कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर? तो ये एम को यहाँ पर टच कर रही है और एन को यहाँ पर। दैट मीन्स ये एल जो होगा ये इस वक्त कहलाएगा ट्रांसवर्सल। तो ये था ट्रांसवर्सल। यहाँ पर पहले एंगल के बारे में जाने की मिस हुआ पहले। व्हाट इज एंगल? इट इज द यूनियन ऑफ टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट। तो जो एंगल होता है यूनियन ऑफ टू रेज। अगर यहाँ पर दो रेज ड्रा करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने रेज ड्रा की, एक रे ओ ए है और दूसरी रे ओ बी है, तो इनके दरमियान जो ये जगह है ऐसे, इसको मैथ में हम बोलते हैं यूनियन और ओपनिंग, और इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड भी। सो यहाँ पर यूनियन ऑफ टू रेज इज कॉल्ड यूनियन। सो दो रेज हम ड्रा करेंगे विद सेम इनिशियल पॉइंट, लेकिन इन दो रेज का जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ पर सेम है। इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, तो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो ओ है ये इस रे ओ ए का भी एंड पॉइंट है और ओ बी का भी एंड पॉइंट है। सो दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ दीज टू रेज, दिस कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज, और वी कैन से इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो वर्टेक्स जो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ओ है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर वर्टेक्स। और यहाँ पर जो रेज हैं, जैसे ओ ए एक रे है और ओ बी दो रे दूसरी रे है, तो इन रेज को हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। तो इनको बोलते हैं हम आर्म्स ऑफ एंगल, यानी जिन रेज से एंगल बनता है उनको बोलते हैं हम आर्म्स ऑफ एंगल। तो जो एंगल होता है ये बिल्कुल दो रेज से बनता है। एंगल जो दो रेज से बनता है, लेकिन उनका जो होता है वो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट वो एक ही होता है, और इन रेज के दरमियान जो यूनियन बनता है या मैग्नीट्यूड बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल। सो एंगल मीन्स यूनियन ऑफ टू रेज विथ सेम इनिशियल पॉइंट। तो जब हम नाम देते हैं एंगल को, जैसे यहाँ पर वर्टेक्स है ओ, यानी एंगल ओ पर बना है यहाँ पर, तो जब एंगल को नाम देंगे तो जो वर्टेक्स होगा ये बीच में आना चाहिए। जैसे हम कहेंगे एंगल ए ओ बी, अगर लिखेंगे ऐसे एंगल ए ओ बी, अगर यहाँ से जाएंगे बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, तो जो ओ है जहाँ पर एंगल बनता है ये बिल्कुल इन तीन जो लेटर्स तीन है इनके बीच में आना चाहिए। अगर हम कहेंगे एंगल ए बी ओ तो वो गलत होगा, यहाँ पर एंगल ए बी ओ कोई एंगल है ही नहीं। तो अगर इसको हमें नाम देना है तो इसको बीच में लाना है, ए ओ बी और बी ओ ए, या हम सिंपल कहते हैं एंगल ओ, यहाँ पर एंगल ओ, दिस वर्टेक्स नेम। तो ऐसे हम एंगल को नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर है दूसरा पॉइंट, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines। तो अगर एक ट्रांसवर्सल हमारे पास है वो इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को। पहले यहाँ पर ये जो दो लाइंस हैं, जैसे यहाँ पर हम कहेंगे ये एक लाइन है लाइन एम, ये है लाइन एन, तो ये पैरेलल यहाँ पर है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर इनको टच करता है देन, तो तब क्या होता है, जब एक ट्रांसवर्सल जो होता है दो पैरेलल लाइंस को टच करता है वहाँ कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं, एंगल्स बनते हैं। तो एक तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 बना है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स यहाँ पर बने हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पहले जो पेयर बनती है यहाँ पर, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं यहाँ पर वो इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है जब एम और एन जब ये पैरेलल होंगे तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर कौन से हैं, तो पहले यहाँ पर इंडिकेट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन से हमारे कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पर 1 से 1 और 5, एंगल 1
कामा एंगल 5, ये एक पेयर बन गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। दूसरी पेयर 3 and 7, एंगल 3 कामा एंगल 7, तो बन गई दूसरी पेयर। आप जाएंगे राइट में 2 and 6, एंगल 2 कामा 6। तीसरी पेयर और चौथी पेयर जो है वो है एंगल 4 and एंगल 8, एंगल 4 कामा एंगल 8। तो यहाँ पर 4 पेयर्स बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ये बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 और 5 ये बराबर होंगे। जितना एंगल 1 होगा इतना एंगल 5 होगा। 3 और 7 इक्वल होंगे। एंगल 2 और एंगल 6 ये भी बराबर होंगे, और एंगल 4 और यहाँ पर जो एंगल 8 ये भी बराबर होंगे। तो दिस आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग कैसे बनेंगे? यहाँ पर पहले 1, एक एक्सटीरियर दूसरा इंटीरियर, 1 5, 3 इंटीरियर दूसरा एक्सटीरियर। तो ये जो 1 2 7 और 8 है ये एक्सटर्नल एंगल्स है, ये दो लाइंस के बाहर हैं। अब ये 3 4 5 6 ये लाइंस के बीच में है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे, एक एक्सटीरियर दूसरा इंटीरियर, एक इंटीरियर दूसरा एक्सटीरियर, लेकिन एक ही साइड में, ट्रांसवर्स के एक ही साइड में। अब राइट में जाएंगे, एंगल 2, इसको कौन है कॉरस्पॉन्डिंग? ये तो इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर आएगा। सो 2 and 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 4, तो 4 का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो 8 होगा। रिपीट करेंगे, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5, 1 5, 3 का एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 7 बराबर होंगे। एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 6, और एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 8 होगा। तो ये बराबर यहाँ पर होंगे, लेकिन कंडीशन यहाँ पर है इफ लाइन्स आर पैरेलल। अब यहाँ पर दूसरा है ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इक्वल। यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स ही बराबर होते हैं। तो पहले यहाँ पर देखेंगे कौन से एंगल्स ऑल्टरनेट हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एंगल, लेकिन वहां पर खाली 2 पेयर बनेगी। जैसे यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 6, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, दूसरा आएगा राइट में, लेकिन यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये एक ही साइड में होते हैं। लेकिन ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं अपोजिट, एक लेफ्ट में दूसरा राइट में। यहाँ पर जैसे 3 और 6, these are called alternate angles. So angle 3 कामा एंगल 6 बन गई एक पेयर। 3 कामा 6, दूसरी पेयर क्या बनेगी? 4 5, 4 राइट में, 5 लेफ्ट में, ऊपर 3 लेफ्ट में, 6 राइट में। 3 6 ऑल्टरनेट, दूसरी पेयर 4 and 5, दिस एंगल 4 and एंगल 5। तो एंगल 4 कामा एंगल 5 ये बन गई दूसरी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये भी बराबर होंगे, यानी एंगल 3 और एंगल 6 बराबर होंगे। एंगल 4 और एंगल 5 ये दो एंगल बराबर होंगे, ये दो एंगल बराबर होंगे, दीज कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है इफ लाइन्स आर पैरेलल, तभी ये बराबर होंगे। अगर लाइन्स पैरेलल नहीं होंगे तो ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे लेकिन वो बराबर नहीं होंगे, ये तभी बराबर होंगे जब लाइन्स पैरेलल होंगे। तो तीसरा यहाँ पर है ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल्स की पेयर बनेगी, जो ये ट्रांसवर्सल है इसके एक ही साइड में जो पेयर बनेगी इंटीरियर एंगल्स की, वो होगी और सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 के बराबर होता है। तो पहले देखेंगे यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर पहले यहाँ पर देखेंगे कौन सी पेयर है ऑन द सेम साइड लेकिन इंटीरियर। तो यहाँ पर पहले देखेंगे यहाँ पर 3 और 5, अगर ये 3 और 5 देखेंगे, ये 3 और 5 ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, और इंटीरियर मीन्स दो लाइंस के बीच में यहाँ पर है। सो दिस एंगल 3 एंड एंगल 5 ये एक पेयर बनेगी। यहाँ पर एंगल 3 कामा एंगल 5 ये एक पेयर बन गई। दिस पेयर इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब एक और पेयर बनेगी राइट साइड में, दिस एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और इंटीरियर है, दैट मीन्स दो लाइंस के बीच में। सो एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 कामा एंगल 6 ये एक और पेयर बन गई इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पर जो एंगल 3 और एंगल 5 है, दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 5
इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री है, यानी इन दो का सम 180 के बराबर होगा। इन द सेम वे एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। दैट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 6 इट इज इक्वल टू 180। ये बराबर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, ये तभी सप्लीमेंट्री होंगे जब लाइन्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स। तो ये जो पॉइंट है इस जो पहले वाले का अपोजिट है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स, तो पहले में थे टू पैरेलल लाइन्स, लेकिन यहाँ पर है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दो लाइन्स हैं, जैसे ये लाइन M है, दिस इज से लाइन N, ये एक ट्रांसवर्सल है, से दिस इज लाइन L ट्रांसवर्सल। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन्स को टच कर रहा है, इस वक्त ये पैरेलल नहीं है, ये नॉन पैरेलल है, सपोज नॉन पैरेलल है, such that either any pair of corresponding angle is equal। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे ये एंगल 1 है, फॉर एग्जांपल इसको एंगल 2 नाम देंगे, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, दिस इज एंगल 7, दिस इज एंगल 8 हमने पहले लिया था। तो अगर ये ट्रांसवर्सल इन दो लाइन्स को टच कर रहा है, तो तब तो जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर यहाँ पर कोई भी पेयर, यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की 4 पेयर बनती है, तो अगर इन चारों में से कोई एक पेयर बराबर होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनते हैं, जैसे 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, जैसे पहले हमने कहा है, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 7 है, 2, 6 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर, 4, 8 दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग पेयर। अगर इनमें से इन चारों में से एक पेयर बराबर होगी, फॉर एग्जांपल अगर एंगल 1 और एंगल 5 ये बराबर होंगे, या एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होगा, या एंगल 4 एंगल 8 और एंगल 3 एंड एंगल 7, अगर कोई भी पेयर बराबर होगी, या गिवन होगा या प्रूव होगा कि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है, या 3 और 7 बराबर है, और 2 एंड 6 इक्वल, और 4 एंड एंगल इक्वल, तो तब ये जो लाइन्स होंगी M और N ये पैरेलल होंगी। तो ये इसका अपोजिट है, अगर लाइन्स पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे तो लाइन्स आर पैरेलल। या एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, अगर कोई भी पेयर ऑल्टरनेट एंगल्स की बराबर होगी, यहाँ पर कौन से एंगल ऑल्टरनेट है, जैसे 3 और 6 ये एक ऑल्टरनेट पेयर है, 4 और 5 ये दूसरी पेयर है, दो ही पेयर बनेगी ऑल्टरनेट एंगल्स की, 3 एंड 6 ऑल्टरनेट एंगल्स, 4 एंड 5 ऑल्टरनेट, लेकिन पेयर होती है, जैसे 3 एंड 6 ये एक ही एंगल का न तो कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा ना ही ऑल्टरनेट, बल्कि 3 एंड 6 ये कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स, 4 एंड 5 दिस इज ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर इन दो पेयर में एक बराबर होगा, जैसे एंगल 3 और एंगल 6 बराबर होगा, से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ये प्रूव हो जाएगा, ये गिवन होगा, एंगल 3 और एंगल 6 बराबर है, तो इस कंडीशन में जो लाइन्स होंगी ये भी पैरेलल होंगी। तो तीसरा पॉइंट है, एनी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अगर ये ट्रांसवर्सल टच करता है दो लाइन्स को, अगर एनी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कोई भी पेयर जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होगी, लेकिन इंटीरियर, जैसे यहाँ पर हमने कहा 3 और 5 दिस इज इन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और 4 एंड 6 ये भी है एक पेयर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर ये सप्लीमेंट्री होगी, एंगल 3 और एंगल 5 सप्लीमेंट्री होगा, दैट मीन्स इनका सम 180 के बराबर होगा, या एंगल 4 एंड एंगल 6 अगर ये सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम 180 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में भी जो लाइन्स होंगी ये देन लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स पैरेलल। तो इन तीन कंडीशंस में या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, लाइन्स पैरेलल होंगी, ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे, लाइन्स पैरेलल होंगी, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दिस आर सप्लीमेंट्री, देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अगर आपके पास दो लाइन्स हैं, लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू गिवन लाइन, चाहे ये दो हो या तीन होगी या चार, कुछ कोई भी लाइन, तो हम यहाँ पर हमने दो यहाँ पर दो लाइन्स ली है, गिव आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अगर ये दो लाइन्स
किसी एक और लाइन के पैरेलल हैं। ये जो दो लाइन्स हैं यहाँ पर, ये इस लाइन के पैरेलल हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो दो लाइन्स हैं ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर ये दो लाइन्स या तीन लाइन्स किसी एक लाइन के पैरेलल होंगी, तीनों या दोनों एक लाइन के पैरेलल होंगी, तो वो आपस में भी, तो ये दोनों लाइन्स फिर आपस में पैरेलल होंगी। तो एक और पॉइंट है, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल ड्रा करेंगे तो यहाँ पर दीज थ्री एंगल्स, ये यहाँ पर बनते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इनका सम जो होता है 180 के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, इफ ए साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, इफ ए साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर इस तीनों, इसके तीन साइड्स हैं, अगर तीन साइड्स में से कोई भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे अगर हम BC को प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे P तक, द एक्सटर्नल एंगल सो फॉर्म, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इस लाइन को प्रोड्यूस करके जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो एक्सटर्नल एंगल बनता है ये इक्वल होता है सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो पहले देखेंगे इसके जो अपोजिट एंगल्स इंटीरियर वो कौन से हैं। जैसे ये एंगल है, जैसे ये एंगल 1 है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, इसको हम एंगल 4 बोलते हैं। तो ये एंगल 4 जो है ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का। दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसके अब देखेंगे इसके इंटीरियर अपोजिट कौन से, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, ये 3 जो है ये इसके एडजेसेंट है। 4 एंड 3 आर एडजेसेंट, बट 4 को एंगल 1 अपोजिट है और इस एंगल 4 को जब एंगल 2 अपोजिट है। सो दिस एंगल 4 इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है 4 के, उनके सम के बराबर होगा। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, or we can say angle 1 plus angle 2 is equal to 4. This is known as this theorem is called exterior angle theorem. तो exterior angle theorem क्या है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है से ABC, अगर हम तीनों में से किसी साइड को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हमने पर BC को प्रोड्यूस किया है P तक, तो जो एंगल बनता है यहाँ पर एंगल 4, दिस एंगल 4 इज कॉल्ड exterior angle of triangle ABC and this is equal to sum of the two interior opposite angles. तो अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, AB को प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है इसको एंगल 5 नाम देंगे। तो जो एंगल 5 बनता है तो ये भी यहाँ पर है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, जैसे ये था। तो ये जो एंगल 5 है ये भी होगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो 5 के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे वो तो एंगल 1 और एंगल 3 होगा। सो दिस एंगल 5 इट इज इक्वल टू angle 1 plus angle 3, angle 1 plus angle 3, or we can say angle 1 plus angle 3 is equal to angle 5। या कोई और साइड, अगर ये साइड प्रोड्यूस करेंगे ऐसे या ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर लेकिन जो एंगल 5 और एंगल 2 है ये इसके एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, लेकिन 5 के जो अपोजिट पेयर है वो है इंटीरियर, वो है 1 और 3, और एंगल 4 जो यहाँ पर है इसकी जो अपोजिट इंटीरियर पेयर है वो है 1 और 2। सो दिस कॉल्ड दिस थ्योरम इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यही थी लाइन्स और एंगल्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स।